से मान लो मेरे पास एक आर्बिट्रेरी शेप बॉडी, ये इसका एक्सिस वाई बाय डैश और ये रोटेट कर रही है इस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट। मैं आपसे पूछूं इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, होगी या नहीं होगी? इसी जगह पे घूमती जा रही है। नो सर। मूव कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी तो होगी ना। रिजिड बॉडी में जब वो रोटेट करे, एंगुलर वेलोसिटी हर पॉइंट की सेम होती है या लीनियर वेलोसिटी? जैसे अर्थ घूम रही है, आप जलंधर में रहते हो, अर्थ घूम रही है तो जलंधर में आप रहते हो, तो से आप जलंधर में रहते हो, एक कोई और से सम अदर पर्सन जो से मॉस्को में रहता है, आप दोनों की लीनियर स्पीड सेम है या एंगुलर स्पीड सेम है? लीनियर। आप दोनों एक लीनियर स्पीड से मूव कर रहे हो या एक एंगुलर स्पीड से? आपके लिए अगर अर्थ 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है तो उसके लिए कितनी देर में लगाती है? 24। तो एंगुलर वेलोसिटी सेम हुई ना। अब अगर एक ग्लोब मान लो, मैं अगर से ऐसे एक ग्लोब ले लेता हूं और ये रोटेट कर रहा है, तो ग्लोब के अबाउट जो सारे पॉइंट्स होंगे यहां पे अगर कोई है मान लो, इन सब के लिए ओमेगा तो सेम है क्योंकि हर किसी के लिए अर्थ ने 24 घंटे में ही एक चक्कर पूरा किया, पर सबका एक्सिस से डिस्टेंस अलग अलग है। तो इधर जो पॉइंट है इसकी लीनियर स्पीड हो जाएगी r1 ओमेगा, r3 ओमेगा। अच्छा, जो पोल पे होगा इसकी लीनियर स्पीड क्या होगी? 0। जीरो, ये तो घूम ही नहीं रहा। तो बेसिकली सब आप अलग अलग स्पीड से एक्सिस के अबाउट चक्कर काट रहे हो, बट क्योंकि सबके लिए ओमेगा सेम है, सेम एंगुलर वेलोसिटी, एक पूरी रोटेशन मतलब कितना एंगल? 2 पाई 2 पाई रेडियंस। 2 पाई रेडियंस में सेम टाइम ले रही है सबके लिए 24 आवर्स, तो सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम है पर लीनियर वेलोसिटी अलग अलग है। सिमिलरली जब ये आर्बिट्रेरी शेप बॉडी भी रोटेट करेगी तो आप इस बॉडी को मान सकते हो कि बहुत छोटे छोटे पार्ट्स को ज्वाइन करके बनी है। अगर एक पूरी बॉडी बनी है तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को ज्वाइन करके ही बनी होगी ना। तो मैंने यहाँ पे एक पार्टिकल ले लिया, मान लो m1, इसका एक्सिस से डिस्टेंस r1, इसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी, स्पीड? इसकी लीनियर स्पीड कितनी होगी इस पार्टिकल की? r ओमेगा। r1 ओमेगा। r1 ओमेगा। m2 मास, यहाँ पे इसका डिस्टेंस r2, इसकी लीनियर स्पीड r2 ओमेगा। r2 ओमेगा। ऐसी बॉडी में सारे बहुत सारे पार्ट्स कर दिए, ये एक मास mn, इसका डिस्टेंस rn, इसकी लीनियर स्पीड rn ओमेगा। r सबके लिए अलग अलग है, हर कोई अलग अलग रेडियस में मूव कर रहा है, पर सबके लिए ओमेगा सेम है। तो मैं कह सकता हूं कि जो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होगी इन सब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी का सम हो जाएगी। यस। बॉडी अगर से 5000 पार्टिकल्स को मिला के बनी है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर है, डायरेक्शन का कंसेप्ट तो कोई है नहीं। तो अगर बॉडी को मैं मान लू 5000 या 10,000 स्मॉल पार्टिकल्स को मिला के बनी, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी का सम होगा वही बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो अगर मैं बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को लिखना चाहूं, वी कैन से n पार्टिकल्स हैं तो सबकी काइनेटिक एनर्जी का सम।
फर्स्ट की काइनेटिक एनर्जी हाफ m1v1 स्क्वायर, सेकेंड की काइनेटिक एनर्जी हाफ m2v2 स्क्वायर एंड सो ऑन। अच्छा v1 किसके इक्वल है? R1 R ओमेगा ओमेगा। कॉमन टर्म कौन सी ले सकता हूं मैं? M1 हाफ ओमेगा। M2 ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर बाय 2 हाफ ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर बाय 2 कॉमन है, बाकी क्या बचेगा अगर ओमेगा स्क्वायर बाय 2 कॉमन ले लूं तो? M1 R1 M1 स्क्वायर R1 plus M2 R2 M2 MN R2 RN। स्क्वायर। एंड सो ऑन। इस टर्म को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो ब्रैकेट में है। हम इसको लिख देते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर वेयर आई इज और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमिन करेगा कि इस बॉडी को घुमाना आसान है या मुश्किल है। ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तो मुश्किल होगा, कम होगा तो आसान। अब मेरे को ये बताओ, अगर इसी बॉडी में मैं 2 एक्सेस ले लूं, इन दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? मासेस तो सेम ही है, पर डिस्टेंस बदल गया। अगर इससे डिस्टेंस r1 था तो सेकेंड एक्सिस से डिस्टेंस r1 डैश हो जाएगा। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, कि हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा लिया। और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस। जैसे आप प्रैक्टिकली देखो, मान लेते हैं मेरे पास एक रॉड है, अब मेरे को बताओ इसको किस एक्सिस के अबाउट घुमाना आसान है। अगर मैं इसको एक्सिस लूं तो घुमाना आसान है, y1 y1 डैश या y2 y2 डैश। आधी वुड की आधी आयरन की है, तो स्क्रीन क्लियर नहीं है। आधी वुड की आधी Y1 आयरन की, तो किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना आसान है? Y1 फर्स्ट एक्सिस और सेकंड एक्सिस। और क्यों? सर सेकंड, क्योंकि लाइटर हो जाएगा वुड का जब रोटेट करेगा। अब फॉर्मूला देखो, अगर मास एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास ज्यादा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, या मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा? पास होगा। मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना पास होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना कम आएगा। सो जब आपको इस तरह का सिस्टम बनाना हो, एक्सिस हमेशा हैवियर साइड की तरफ रखोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगा, बॉडी को रोटेट करना आसान होगा। जैसे आप प्रैक्टिकली सोचो, मान लो मेरे पास एक हैमर है, से वुडन हैंडल है और ये हैमर है। मैं इस पॉइंट को फिक्स्ड रखूं P1 को या P2 को, तो किसके लिए घुमाना आसान है? अबाउट P1 और P2? P2, बिकॉज ये वुड को घुमाना आसान है, बिकॉज ये वाला जो आयरन का मास है तो एक्सिस के पास आ गया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ने का फायदा ये होता है कि हमें इससे पता चलता है कि बॉडी को रोटेट करना आसान कब है। जैसे लीनियर मोशन में होता था, मास ज्यादा हो
तो एक्सेलरेशन कम होती है या ज्यादा होती है सेम फोर्स के लिए? मास अगर ज्यादा है for same force acceleration will be more or less? less. लेस। आपने साइकिल नॉर्मल देखा होगा जो नॉर्मल सड़क पे बच्चे चला रहे हैं, और एक जो गेम्स में साइकिल यूज होता है ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में, इन दोनों में फर्क क्या होता है टायर्स में? इसके टायर सर बहुत टायर पतले होते हैं स्ट्रक्चर होता है इनका। नॉर्मल साइकिल का टायर सबने देखा, Yes, सर। sir. यस सर रिंग होता है या डिस्क होती है? नॉर्मल साइकिल का टायर रिंग है या डिस्क है? रिंग Ring. रिंग है विद स्पोक्स, वायर्स लगी होती हैं बीच में। पर जो गेम्स में साइकिल यूज होता है दैट इज डिस्क, वो रिंग नहीं होता। उसका रीजन, अगर दोनों टायर्स का मास सेम है, रिंग और डिस्क का, मैं पूछूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा है अगर दोनों का मास सेम है? एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा होता है साइकिल के टायर का? एक्सिल ऑफ द व्हील। अगर मेरे पास एक साइकिल है तो इसका सेंटर ही एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। सो मेरे पास एक रिंग था और एक डिस्क है, दोनों का मास सेम है। ये डिस्क है। अब मेरे को बताओ एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास का डिस्टेंस ज्यादा किसमें है? इसमें सारा मास कॉर्नर्स पे है और इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है मास की। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा होना चाहिए? डिस्क जिसमें यूनिफॉर्म मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा कब होता है? अगर मास एक्सिस के पास हो या दूर हो? पास। m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, r ज्यादा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। ज्यादा r ज्यादा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाँ, ज्यादा ज्यादा या कम? होगा। ज्यादा ज्यादा। होगा। एक्सिस से जितनी दूर मास रख दोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा हो जाएगा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाएगा तो घुमाना आसान होगा या मुश्किल होगा? मुश्किल मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए गेम्स में वो डिस्क वाला साइकिल यूज करते हैं बिकॉज उसके टायर को घुमाना आसान, इसलिए वो रिंग की जगह डिस्क लगाया होता। बिकॉज इसका सेम मास है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो इसको घुमाने के लिए कम टॉर्क चाहिए, या सेम टॉर्क लगाओगे तो इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन ज्यादा होगी तो फास्टर एक्सेलरेट कर देगा। तो नॉर्मल साइकिल में क्यों नहीं लगाते? डेली लाइफ में जो साइकिल यूज होते हैं उसमें डिस्क क्यों नहीं लगा देते? फ्रिक्शन। स्लिप कर सकते हैं। क्या रीजन था? फ्रिक्शन कहाँ से आ गई? बिकॉज रेडियस तो सेम है, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट भी सेम है, सरफेस भी सेम है। मैं टायर का मटेरियल थोड़ी बदल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ डिस्क की जगह रिंग क्यों लगाई होती है डेली लाइफ में? आपके नोन सर्कल में अगर किसी के पास ऐसा साइकिल है डिस्क वाला, अगर कोई साइकिलिस्ट है जो गेम्स में पार्टिसिपेट करता है, आप इसको चला के देखना, आप चला नहीं पाओगे। ये साइकिल कभी एक साइड गिर जाएगा, कभी दूसरी साइड गिर जाएगा। इसको चलाने के लिए ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए एज कम्पेयर टू रिंग, बिकॉज इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो इसको बैलेंस करना भी उतना मुश्किल होता है। तो डेली लाइफ में क्योंकि हर कोई साइकिलिस्ट नहीं है इसलिए वो रिंग लगा देते हैं, क्योंकि इसको बैलेंस करना आसान होता है। डिस्क को बैलेंस करना हमेशा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू रिंग। सो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसलिए इस तरह की चीजों में यूज होगा। अगेन हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, पहले रिंग का, फिर डिस्क का, सॉलिड स्फीयर का, होलो स्फीयर का, रेक्टेंगुलर शीट का। बिकॉज हर तरह की रेक्टेंगुलर बॉडी कौन सी यूज होती है जिसको आप रोटेट करते हो, हम शीट का क्यों निकालें? डिस्क वगैरह तो समझ आ गई
कि साइकिल के टायर्स हैं या डिस्क हैं जो रोटेट करती हैं, या सिलेंडर्स हैं, जैसे क्रिकेट के पिच के रोलर हैं तो दे आर सिलेंडर्स। क्रिकेट की बॉल है तो दैट इज अ सॉलिड स्फीयर, टेनिस की बॉल है तो दैट्स अ हॉलो स्फीयर। तो वो सब तो यूज होना है। रेक्टेंगुलर शीट को कहाँ रोटेट करते हो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का क्या फायदा, जहां पे रेक्टेंगुलर बॉडी रोटेट करती हो। अब जिस रूम में बैठे हो इसमें डोर है या विंडो यस सर। है ना, बिना दरवाजे वाले घर में तो नहीं बैठे। शेप क्या है उसकी, रेक्टेंगल। एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा, एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास कर रहा है कि एज से पास कर रहा है, हिंजेस, तो उसको हम हिंजेस बोल देते हैं। तो जब इसके डोर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ये एक्सेस हो गया, यहाँ पे हैंडल लगा होता है, तो इसके लिए आपको रेक्टेंगुलर शीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चाहिए। तो हम रेक्टेंगल में ही हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे कि लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल हो जाए तो इट बिकम्स स्क्वायर। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला ड्राइव कर देंगे, उसमें एल इज इक्वल टू बी पुट करेंगे तो स्क्वायर का आ जाएगा। ट्रायंगुलर शीट का निकालेंगे, बट वो प्रैक्टिकली ट्रायंगुलर शीट बहुत ज्यादा कहीं यूज नहीं होती, वो न्यूमेरिकल्स के लिए है कि ट्रायंगुलर शीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। तो हमने सब बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सबसे पहले। तो फिर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जिसके आंसर इलॉजिकल लग सकते हैं आपको शुरू में। जैसे मैं आपसे बोलूं मेरे पास एक बॉडी है, ये इस इंक्लाइंड सरफेस से स्लाइड करके नीचे आ रही है, फ्रिक्शनलेस है। और एक बॉडी है जो रोल करके नीचे आई, तो जब नीचे पहुंचेंगे किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, जो रोल करके आई है जो स्लाइड करके आई है, विद रीजन। अगर एक बॉडी स्लाइड करके नीचे आई है और एक बॉडी रोल करके नीचे आई है, तो नीचे किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, सर जो रोल करके आई है जो रोल करके आई है। और रीजन, सर रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है। सर पर फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रोल कैसे हाँ मैंने तो करेंगे? फ्रिक्शनलेस सरफेस बोला। और कोई रीजन, अच्छा आपको आंसर क्या लगता है क्या होना चाहिए? So because of shape. अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊं, ये बॉडी जो स्लाइड करके नीचे आई, जब ये हाइट एच पे थी तो इसके पास कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल। काइनेटिक या पोटेंशियल? पोटेंशियल। mgh। mg जब नीचे पहुंच गई तो कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक। mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, तो v की वैल्यू आ गई √2gh। बट जब ये रोल करके आई, तो जब ये नीचे पहुंचे इसके पास कौन सी एनर्जी है, जब ये रोल करके आई तो इसके पास, जब ये नीचे पहुंचे इसके पास कौन सी एनर्जी है? रोलिंग और रोटेशन में क्या फर्क होता है? रोलिंग और जगह पे होती है, रोटेशन एक फिक्स जगह पे होती है, और रोलिंग सर उसमें सारा पार्ट बॉडी घूमती है। रोलिंग बेसिकली होती है रोटेट करते करते बॉडी आगे जा रही है। तो बेसिकली रोलिंग जो होती है दैट इज ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, मतलब आगे भी जाना है और घूमना भी है। अच्छा मेरे को ये बताओ, ट्रांसलेशन अगर है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर। और रोटेट करेगी तो क्या होगा,
जो अभी निकाला, हाफ आई ओमेगा, हाफ आई स्क्वायर एम वी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मतलब जब बॉडी स्लाइड करती है तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी लीनियर काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में लग जाती है, पर जब रोल करके आती है तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है और रोटेशनल भी बढ़ती है। तो लीनियर ज्यादा बढ़ी या कम बढ़ी है, क्योंकि कुछ पार्ट जो है वो रोटेशनल एनर्जी में चला गया, तो लीनियर वेलोसिटी कम बढ़ी। रोल करके आएगी तो स्पीड कम होगी, स्लाइड करके आएगी तो ज्यादा होगी, रोल करके आएगी तो कम होगी स्पीड, फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो हमने इस तरह की चीजें करनी है, प्लस कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे, जैसे आप टॉक के, या जैसे आप स्टेयर, अपने सीढ़ी लगाई हुई है दीवार के साथ, इसको हम, ये वाली प्रॉब्लम्स को हम बोलते हैं डोर प्रॉब्लम्स, कि दरवाजे की प्रॉब्लम्स करेंगे काफी सारी है। देन लेडर प्रॉब्लम, लेडर प्रॉब्लम मीन्स हमारे पास एक सीढ़ी है जो हमने ऐसे लगा दी दीवार के साथ, अच्छा कई बार ये ऐसे होगा कि जब इसके ऊपर चढ़ना शुरू करोगे तो ये स्लिप कर जाएगी, हो सकता है ना प्रैक्टिकली ऐसे। Yes, sir. तो इसीलिए जब कोई सीढ़ी चढ़ रहा होता है तो वो बोलते हैं इसको पकड़ ले, स्लिप ना कर जाए। जब चढ़ना शुरू है तो ये ऐसे स्लिप कर गई इधर को, तो हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी कि किस हाइट पे आप पहुंच जाओगे तो ये स्लिप कर जाएगी। फिर कई बार सीढ़ी को दीवार से भी बड़ी लगा देंगे हम, उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं। दीवार से बड़ी मतलब लाइक ऐसे, सिर्फ दीवार यहाँ तक है पर हमारी सीढ़ी इससे बड़ी है। अब इसमें वेरिएशंस हो सकती हैं, कई बार दे देंगे ये वाला सरफेस फ्रिक्शनलेस है, ये फ्रिक्शनलेस है, किसी को फ्रिक्शनलेस देके दे कैन आस्क द प्रॉब्लम्स। और टर्निंग इफेक्ट्स के बारे में पूछेंगे कि जैसे एक मान लो ऐसे रॉड है, टेबल पे पड़ी है, मैं इसको अगर हिट करता हूँ किसी चीज से तो इसकी ये रोटेट करेगी या ट्रांसलेट करेगी? मैंने अगर इसको हिट किया तो ये इसी जगह पे घूमती जाएगी या ये ऐसे जाएगी? Rotate. या ये ऐसे जाएगी? पेन पड़ा टेबल पे, हिट करके देख लो, अभी पता चल जाएगा। Roll होगी. Roll. रोल नहीं होती है, ये रोलिंग थोड़ी हुई, ये रोलिंग नहीं है, ये इस तरह से मोशन है, ऐसे जा रही है, दिस इज नॉट रोलिंग, ये रोटेट थोड़ी कर रही है। और जब भी इस तरह की केस आएंगे then body is free to rotate। दो तरह के न्यूमेरिकल्स होते हैं, body is free to rotate and body is hinged। whenever body is free to rotate, it always rotates about its center of mass। translate as well as rotate, but this is not rolling motion। rolling motion spherical bodies की होती है, सिर्फ spherically symmetric। सो अगर फ्री टू रोटेट है तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही रोटेट करेगी अगर फ्री है। दूसरा है हिंज्ड। हिंज्ड मतलब मैंने यहाँ से मान लो इसको कील लगा के टेबल में फिक्स कर दिया, अब हिट करूंगा तो ये कैसे मूव करेगी अगर हिंज्ड है तो? कील के राउंड, कील के आसपास। अब ये कील के राउंड रोटेट करेगी, बिकॉज कील वाली जगह से तो फिक्स्ड है, ये बाकी रोटेट करेगी कील के अबाउट। सो दो तरह की प्रॉब्लम्स है, आपको याद रखना है। जब भी बॉडी फ्री टू रोटेट होती है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही रोटेट करती है, और जब हिंज्ड होती है तो वो हिंज पॉइंट के अबाउट रोटेट करती है। जैसे डोर है तो ये किसी और पॉइंट के अबाउट रोटेट नहीं कर सकता, ये हिंजेस के अबाउट ही रोटेट कर सकता है।
और इसको घुमाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए ये किस पे डिपेंड करेगा, ये इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करेगा, और दूसरा आप फोर्स कहाँ पे लगा रहे हो। डायमेंशनल एनालिसिस में टॉर्क का फॉर्मूला लिखा था, याद है किसी को क्या था? डायमेंशनल एनालिसिस में टॉर्क का फॉर्मूला लिखा था। लीनियर मोशन में जैसे फोर्स होती है, रोटेशनल मोशन में टॉर्क होती है। जैसे इट्स आर क्रॉस एफ, जैसे ये वाला एग्जांपल लूं, एक्सिस मैंने यहाँ पे फोर्स लगाई हैंडल पे, तो ये आर हो जाएगा और एफ हो जाएगी जो मैंने फोर्स लगाई है। इनका क्रॉस प्रोडक्ट आर क्रॉस एफ विल डिटरमिन कि इस पे कितनी टॉर्क लग रही है। इसको रोटेट करने के लिए एक मिनिमम वैल्यू चाहिए जो इसके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करेगी। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो आर क्रॉस एफ ज्यादा चाहिए होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो आर क्रॉस एफ की वैल्यू कम चाहिए होगी। अगर मैं हैंडल को इधर एक्सिस के पास ले आता हूं तो आर बढ़ेगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। इसको घुमाने के लिए आर क्रॉस एफ की एक मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो अगर मैंने आर को कम कर दिया एफ बढ़ेगा। ज्यादा चाहिए होगा, इसीलिए हैंडल को हम कॉर्नर पे लगाते हैं। आर को हम कोशिश करते हैं मैक्सिमम हो जाए ताकि फोर्स रिक्वायर्ड मिनिमम हो जाए। और अब प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू क्या होती है? आर क्रॉस एफ विल बी ए क्रॉस बी। क्या होता था? ए बी कॉस थीटा, ए बी साइन थीटा। cos थीटा, ए बी cos थीटा, ए क्रॉस बी, ए बी sin थीटा, ए बी साइन थीटा, कॉस थीटा। सो आर एफ सॉरी साइन थीटा। आर एफ साइन थीटा का मतलब क्या है? अगर आपको फोर्स मिनिमम चाहिए आप इसको और इन दोनों को मैक्सिमम कर लो। साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है? जब थीटा 90 डिग्री। इसीलिए परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हो। मैं अगर ऐसे डोर हैंडल पे फोर्स लगाऊंगा ये घूमेगा? जैसे मैं हैंडल को ऐसे पुश नहीं घूमेगा क्योंकि थीटा थीटा जीरो जीरो हो गया और टॉर्क तो जीरो लगी। टॉर्क मिनिमम चाहिए होगी अगर आप डोर पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हो। आप घर में अभी ट्राई करके देख लेना क्लास के बाद। आप अगर किसी एंगल पे फोर्स लगाओगे तो ज्यादा फोर्स चाहिए होगी। आपका हैंडल नहीं भी लगा, आप डोर को यहां से पुश करके देखना। इसको घुमाने के लिए आपको बहुत दम लगाना पड़ेगा। आप एक्सिस के जितनी पास आ जाओगे आपको उतनी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी इस डोर को घुमाने के लिए, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो वही है क्योंकि एक्सिस फिक्स्ड है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो बदल नहीं रहा। हमने आर को कम कर दिया, थीटा भी 90 रख लो बेशक, तो आर को जितना कम कर देंगे एफ उतना ज्यादा लगाना पड़ेगा, तब ये डोर घूमेगा, नहीं तो नहीं घूमेगा। आपने जैसे मैकेनिक लोगों को देखा होगा जो उनके टूल्स होते हैं, मान लो स्कूटर मैकेनिक है या कार मैकेनिक है, तो उन्होंने उसकी लेंथ बढ़ाई होती है, रॉड्स अटैच की होती हैं साथ में, बिकॉज वो किसको बढ़ा दें, लेंथ को बढ़ा के। मान लो उन्होंने एक नट बोल्ट खोलना था तो उन्होंने इसके साथ एक बड़ी सी रॉड लगा दी, यहां से फोर्स लगाई, तो इसकी लेंथ बढ़ाने का फायदा क्या हुआ कि उन्होंने आर को बढ़ा लिया। फोर्स कम। आर को बढ़ा लिया तो फोर्स कम लगानी पड़ेगी। आपके पास जो नॉर्मली एक्टिवा में या कार में टूल्स मिलते हैं उनके लिए आर कम होता है, तो हमें उतनी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। तो क्योंकि उन्होंने सारा दिन नट बोल्ट ही खोलने हैं तो वो कस्टमाइज कर लेते हैं, उसकी लेंथ बढ़ा लेते हैं ताकि वो इजीली घुमा सके, उन्हें फोर्स ज्यादा ना लगानी पड़े। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने फोर्स जो लगाई है आर के परपेंडिकुलर लगाई है, थीटा 90 है, और मिनिमम वैल्यू जो चाहिए थी उसको घुमाने के लिए वो थी मान लो 50 न्यूटन मीटर। मैंने फोर्स टॉर्क लगाई 100 न्यूटन मीटर। ये डोर जरूरी है घूमेगा? मेरे पास ये रॉड है, मान लो इसको घुमाने के लिए मिनिमम 50 न्यूटन मीटर टॉर्क चाहिए थी। ये आर हो गया, मैंने फोर्स परपेंडिकुलर लगाई और आर क्रॉस एफ की वैल्यू आ गई 100।
तो ये घूमेगा पेन? या डोर ले लो, से डोर है, ये आर हो गया। अब सोचो, बिकॉज आज से इसका थोड़ा कंसेप्चुअल पार्ट शुरू होता है चैप्टर का। मान लो ये अगर आर है, ये डिस्टेंस, मैं अगर ऐसे फोर्स लगाता तो ये आर के परपेंडिकुलर थी, बिकॉज ये आर है। मैंने डोर को ऐसे ऊपर पकड़ के खींचा, ये घूमेगा? नो सर। हाँ, मैं जितनी भी टॉर्क लगा लूं इसने घूमना ही नहीं। अगर ये आर है और ये एफ है, आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन कौन सी है? ये आर और एफ ऊपर की तरफ, आर क्रॉस एफ इनवर्ट्स आ रहा है। आपको सिर्फ ये नहीं देखना होता टॉर्क कितनी लगाई है, आपको देखना है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस डायरेक्शन में कितनी टॉर्क लगाई है। इसके अलावा किसी भी डायरेक्शन में टॉर्क लगा लो, ये नहीं घूमने वाला। You should have some component of torque along axis of rotation, only then body will rotate. Because अगर मैं ऐसे फोर्स लगाता हूँ इधर, तो टॉर्क की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर आ जाती है हिंजेस के, मतलब इसका कोई कंपोनेंट नहीं है जो अलॉन्ग हिंजेस है, तो ये नहीं घूमने वाला। तो आपको सिर्फ ये नहीं देखना होता टॉर्क कितनी लग रही है, आपको ये भी देखना होता है कि टॉर्क किस डायरेक्शन में लग रही है। तो उसके लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी सबको आनी चाहिए। ठीक, अभी तक जो किया मैं इसको पहले क्विकली रिवाइज करा दूं, फिर उसको लिखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैंने बोला इट्स टर्म एनालॉगस टू मास इन लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में मास का रोल होता है कि वो डिटरमिन करता है कि हमें किसी बॉडी को रोटेट करने के लिए कितनी फोर्स चाहिए। रोटेशनल मोशन में किसी बॉडी को रोटेट करने के लिए कितनी टॉर्क चाहिए, वो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर डिपेंड करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने अभी मैथमेटिकली प्रूव किया कि वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक, हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा सिलेक्ट किया, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, सेम टॉर्क लगाई दो बॉडीज पे, तो एंगुलर एक्सेलरेशन कम होगी या ज्यादा होगी? दो बॉडीज हैं, एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, एक का कम है, मैंने सेम टॉर्क लगाई, तो एंगुलर एक्सेलरेशन किसकी ज्यादा होनी चाहिए? जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है ज्यादा है। या जिसका ज्यादा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है? जिसका अल्फा moment of- किसके लिए ज्यादा होगा एंगुलर एक्सेलरेशन? सर जिसका कम है। जिसका कम है। अब प्रैक्टिकली देखते हैं। मेरे को नहीं पता आप में से कितने लोग वेजिटेरियन हैं और कितने नहीं है, बट थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है कि सबको पता होना चाहिए। मेरे पास दो एग्स थे, एक हार्ड बॉइल्ड है और एक रॉ है। मैंने दोनों पे सेम टॉर्क लगा के घुमाया, किसकी एंगुलर एक्सेलरेशन ज्यादा होगी? दो एक जैसे है क्या, मतलब मास सेम है, रेडियस सेम है, सब सेम है, सारी शेप एक जैसी है। मैंने दोनों पे सेम टॉर्क लगा के उन्हें घुमा दिया, तो एंगुलर एक्सेलरेशन किसकी ज्यादा होगी? दोनों के लिए आई सेम होगा या डिफरेंट होगा? सर एक रॉ था, दूसरा कौन सा था? हार्ड बॉइल्ड, बॉइल्ड है क्या? जो अंडा खाते हैं वो जल्दी आंसर दो। तो बॉइल्ड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। बॉइल्ड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि वो मतलब पूरे से सॉलिड होता है, तो मास तो सेम है दोनों का। सॉलिड होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। जब हम किसी चीज को घुमाते हैं और उसमें मास मूवेबल है, जैसे मान लो आपने चाय बनाई और स्पून डाल के उसको घुमा दिया, तो लिक्विड सेंटर की तरफ इकट्ठा होता है या कॉर्नर्स पे चला जाता है? कॉर्नर।
Cons. because of centrifugal force. मास मूव टू द कॉर्नर, साइड से चाहे ऊपर हो जाती है, सेंटर में कर्वेचर बन जाता है. सिमिलरली हार्ड बॉल्ड एग में तो मास मूव कर नहीं सकता बिकॉज वो सॉलिड है. रॉ एग को घुमाऊंगा तो जो लिक्विड है वो कॉर्नर्स पे चला जाएगा, ज्यादा कॉर्नर्स पे चला जाएगा, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा या कम हो जाएगा? एक्सिस के बढ़ जाएगा। पास आया मास या एक्सिस से दूर चला गया? दूर दूर। चला गया। दूर। से एक्सिस से पास आ दूर चला गया. एक्सिस से दूर चला गया, एक्सिस तो पासिंग थ्रू सेंटर होगा, तो मास एक्सिस से दूर जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ बढ़ेगा। जाएगा, एक्सेलरेशन कम हो जाएगी. अच्छा, चाय में अगर हम आपने स्पून डाल के उसको घुमा दिया, रोटेट कर दिया लिक्विड को, अगर फ्रिक्शन ना हो तो क्या होगा? वो कभी रुकेगी नहीं. तो फ्रिक्शन बिटवीन लिक्विड लेयर्स इज आल्सो इंपॉर्टेंट. सो इसलिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत सारी जगह पे यूज होने वाले हैं कंसेप्ट. इस चैप्टर में भी, 11th के आगे के चैप्टर्स में भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यूज होंगे, और 12th में भी कई चैप्टर्स में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट यूज होगा. तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है. डेरिवेशंस अगेन हम करेंगे, डिस्क की करेंगे, रिंग की करेंगे, सॉलिड स्फीयर की करेंगे, और रेक्टेंगुलर शीट की करेंगे. डेरिवेशंस सिर्फ रिंग और डिस्क की इंपॉर्टेंट है, दैट्स इन द स्कूल सिलेबस. स्फीयर और रेक्टेंगुलर शीट स्कूल सिलेबस में नहीं है, तो वो रिजल्ट्स याद रखने हैं. डेरिवेशन समझ लेना, भूल जाएगी तो रट्टा नहीं मारने की जरूरत, समझनी जरूरी है. और फिर उसके बाद हम इसके टॉपिक्स करते हैं. लीनियर और रोटेशनल मोशन के जो रिलेशंस हैं, ये याद रखने आसान होते हैं. लीनियर मोशन में जहां पे भी मास आता है उसकी जगह हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देंगे. जहां पे भी वेलोसिटी आती है एंगुलर वेलोसिटी लिख देंगे. जहां पे भी एक्सेलरेशन आती है एंगुलर एक्सेलरेशन लिख देंगे. फोर्स की जगह टॉर्क लिख देंगे, मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम लिख देंगे. जैसे मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? P इज इक्वल टू MV. 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 एंगुलर मोमेंटम का क्या होना चाहिए? मास की जगह Moment of inertia. Movement of inertia. v की जगह, Angular एंगुलर velocity. वेलोसिटी। तो एंगुलर मोमेंटम इज आई ओमेगा. सिमिलरली जैसे फोर्स है F इज इक्वल टू ma, तो फोर्स की जगह टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू m की जगह मोमेंट I. ऑफ इनर्शिया। I Movement of inertia. अल्फा, टाउ इज इक्वल टू I अल्फा. काइनेटिक एनर्जी उधर हाफ mv स्क्वायर, इधर हाफ I ओमेगा स्क्वायर. सो एनालॉगस रिलेशन होते हैं, और सारे सेम होते हैं. जैसे आपका था v इज इक्वल टू u प्लस at, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ad स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर. सब्स्टिट्यूशन करके सेम रिजल्ट्स आते रहेंगे. सो वो डेरिवेशंस करेंगे हम सबकी, बट याद रखने के लिए हम ऐसे रख लेते हैं कि लीनियर मोशन के रिलेशन याद है तो एंगुलर मोशन के आप अपने आप भी लिख सकते हो. सो कैन फर्स्ट राइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ सर इनर्शिया, हाँ जी. सर वो इंक्लाइंड प्लेन वाला नहीं समझ आया, रोलिंग वाला जो आपने बताया था। इंक्लाइन प्लेन से जब बॉडी नीचे आएगी, अगर स्लाइड करके आएगी तो नीचे कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी? हाफ एम वी. काइनेटिक। हाँ जी। रोल करके आएगी तो हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर. तो मतलब कुछ पार्ट वेस्ट हो गया ना रोटेशन में, तो हाफ mv स्क्वायर ऑब्वियसली कम हो जाएगा, ओके सर। क्योंकि उसकी एनर्जी दो जगह डिवाइड हो गई. जो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ काइनेटिक में चेंज हो रही थी, अब लीनियर और रोटेशनल काइनेटिक में चेंज हो रही है. ओके सर। We can write moment of inertia. It is term analogous to. It is the term analogous to mass in linear motion. It is the term analogous to the mass in linear motion. In linear motion,
mass determines the inertia or minimum force required to move the body. Similarly, In linear motion, mass determines inertia or minimum force required to move the body. Similarly, in rotational motion, moment of inertia will determine minimum torque required. Minimum torque required to rotate the body. Next paragraph में लिखो, consider a rigid body. Consider a rigid body rotating about fixed axis y dash as shown in figure with angular velocity omega. साथ में डायग्राम बना लो. Rotating with angular velocity omega. In rotating body, as the axis of rotation is fixed. In rotating body, as the axis of rotation is fixed. Therefore, translational kinetic energy is zero. But it has rotational kinetic energy. All parts of the body are moving with. All parts of the body are moving with same rotational kinetic energy, same rotational speed omega, same rotational speed omega, but different linear speeds. Therefore,
therefore सर सेम रोटेशनल स्पीड से रिपीट कर दो. same rotational speed but different linear speeds. Therefore, total rotational kinetic energy is the sum of kinetic energy of individual parts, sum of kinetic energy of individual parts, if we divide the body into n parts having masses m1, m2 up to mn, m1, m2 up to mn, having we divide the body into n parts m1, m2 up to mn at a distance r1, r2 up to rn, r1, r2 up to rn from the axis of rotation r1, r2 up to rn from axis of rotation then total kinetic energy of the body is given by इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं summation mn rn square sorry mi square तो डिफाइन कैसे कर सकते हो समेशन एम आई आर आई स्क्वायर मीन्स इसको वर्ड्स में लिखना है तो ये क्या बना m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर इसको वर्ड्स में एक्सप्रेस करना है तो इट्स अ ये सब क्या किया m1 r1 स्क्वायर
प्लस m2r स्क्वायर प्लस, तो सम ऑफ किसका सम किया है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास and square of their distance from the axis of rotation. Product of mass and square of distance. So sum of product of mass and square of its distance from the axis of rotation, that is moment of inertia. यहां तक लिख लो, फिर लिख लेते हैं डेफिनेशन. तो बोर्ड पर ब्लर है. क्या हुआ? तो बोर्ड इज ब्लर. ब्लर्ड आ रहा है बोर्ड. यस सर. यस सर. सबको ब्लर्ड दिख रहा है? यस सर. यस सर. अभी भी सेम है, ब्लर्ड ही है. यस सर. सर रीडेबल है. तो मैं मीटिंग को इस टाइम एंड नहीं करना चाहता बीच में, अदरवाइज ब्रॉडकास्ट की ऑप्शन कर दो. ब्रॉडकास्ट कर देता हूँ. ऑप्शन है नहीं बस. Zero zero 1267. So you can write इसके आगे. This moment of inertia can be defined as this moment of inertia can be defined as sum of product of. Moment of inertia can be defined as sum of product of mass and square of its distance. Mass and square of its distance from the axis of rotation. Square of its distance from the axis of rotation. Next paragraph में लिखो. This implies that
Moment of inertia depends on A part. Axis of rotation selected. And B part. Distribution Axis of of axis of rotation selected. And B part. Distribution of mass about. Distribution of mass about the axis of rotation. If mass is closer to the axis, moment of inertia is small. So can you please repeat? If mass is closer to the axis, moment of inertia is small. And if mass is at large distance from axis, moment of inertia is also large. Moment of inertia is also large. And if mass is Large distance from axis, moment of inertia is also large. Next paragraph में लिखो. If we divide the mass into number of small masses dm each. मतलब अगर हम m1 m2 नहीं ले रहे, हमने एक छोटे से पार्ट के मास को लिखा dm. If we divide the mass into number of small masses dm each and its distance from the axis is r, and its distance from the axis is r, then moment of inertia is given by ऐसे लिखो. कि समेशन की जगह इंटीग्रेशन का साइन, बाकी फॉर्मूला वही है, एम आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर इंटू डी एम. ब्रॉडकास्ट भी डिस्कनेक्ट होता जा रहा बार बार. नेक्स्ट एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन. रेडियस ऑफ गायरेशन, गायरेशन बेसिकली इज रोटेशन. अगर मेरे पास एक बॉडी है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने निकाल लिया और वो मैंने लिखा इट्स समेशन एम आर स्क्वायर. हम जिस टर्म को रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं बेसिकली मैथमेटिकल टर्म है. अगर इस बॉडी का पूरा मास मान लो कैपिटल एम और वो सारा मास एक ही जगह पे पड़ा, तो मैं अगर सिर्फ इससे एक मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछूं तो क्या होगा? एम की स्क्वायर. जिसे रेडियस ऑफ गायरेशन, ध्यान से सुनना, डेफिनेशन में दो बार ही बता दूंगा. रेडियस ऑफ गायरेशन इज दैट डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस where if whole mass of the body is concentrated
it will have same moment of inertia as that of the body itself. मतलब एक्सेस ऑफ रोटेशन से वो डिस्टेंस के जहां पे अगर हम सारा मास रख दें तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वही है जो बॉडी का वैसे था। वैसे बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो हम k को बोलेंगे k इज रेडियस ऑफ गायरेशन। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, m1 r1 square plus m2 r2 square plus mn rn square। m1 m2 mn इसमें क्या थे इस फॉर्मूला में? सर जो डिवाइडेड मासेस थे बॉडी टोटल मास। अगर मैंने बॉडी को इक्वल मासेस में डिवाइड कर दिया तो m1 m2 में रिलेशन क्या बनेगा? सर mn इक्वल टू कैपिटल M। इक्वल हो जाएंगे। अगर मैं बॉडी को इक्वल मासेस में डिवाइड कर दूं, मतलब ये सारे जो मैंने अलग अलग पार्ट्स लिए, अगर मान लो इन सबका मास m ही है तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा? m को मैं कॉमन ले सकता हूं। यस सर। कैपिटल M क्या था? टोटल मास। बॉडी का मास। टोटल मास। बॉडी के मैंने n पार्ट्स किए, सबका मास स्मॉल m, तो NM। टोटल मास कितना हो गया? n into m। n इंटू स्मॉल मास है ना। 10 पार्ट किए, सबका मास m है तो टोटल मास इज 10m। 20 पार्ट्स किए तो टोटल मास इज 20m। n पार्ट्स किए तो टोटल मास इज nm। nm k स्क्वायर तो मेरे पास k किसके इक्वल आ गया? m तो कैंसिल हो गया। r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस rn स्क्वायर बाय n। ऐसी कोई टर्म केमिस्ट्री में देखी है कभी? देखिए केमिस्ट्री में। नो सर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ ली? No, sir. No, sir. नहीं पढ़ी? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, बॉयल्स सर लॉ, पढ़िए। सर पढ़िए। पढ़ी है सर। आरएमएस वेलोसिटी पढ़ी थी? सर रूट मीन स्क्वायर वाली। हाँ, रूट मीन स्क्वायर पढ़ी थी। सर यस यस। सर। तो रूट मीन स्क्वायर नहीं है, सारी वेलोसिटीज का स्क्वायर, उसका अर्थमेटिक मीन और उसका अंडर रूट। सर वो डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा था। रट्टे मार दो यार हर चीज के। आरएमएस का मतलब भी नहीं पता। रूट मीन स्क्वायर, अंडर रूट लिया है, स्क्वायर किया और अर्थमेटिक मीन लिया है, इसलिए तो रूट मीन स्क्वायर बोलते हैं। ओके सर। रट रट के जिंदगी में कहीं नहीं जा पाओगे। दिस इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस। ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस, एक्सिस से सारे डिस्टेंसेस का स्क्वायर किया, उसका अर्थमेटिक मीन लिया और उसका अंडर रूट लिया। तो इसको हम बोल देते हैं दिस इज रेडियस ऑफ गायरेशन इज आरएमएस डिस्टेंस। तो मतलब तो उसका क्लियर होना चाहिए ना। आरएमएस डिस्टेंस मतलब सारे डिस्टेंसेस का स्क्वायर करो, अर्थमेटिक मीन लो। n है तो n से अर्थमेटिक मीन हम ऐसे ही लेते थे ना। अगर मेरे पास 4 वैल्यूज है, उनका अर्थमेटिक मीन लेना है तो सबको ऐड करके 4 से डिवाइड कर देते थे। तो n वैल्यूज हैं, सारे डिस्टेंसेस को स्क्वायर किया, n से डिवाइड किया, वो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस का मीन आ गया, फिर उसका अंडर रूट ले लिया। तो रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ में आया इसको आरएमएस क्यों कहते हैं या इसे आरएमएस वेलोसिटी क्यों कहते हैं? आरएमएस वेलोसिटी का मतलब होता है जैसे मेरे पास एक कंटेनर है ना, गैस है किसी कंटेनर में, उसके अंदर बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं।
तो सारे गैस मॉलिक्यूल्स एक स्पीड से तो मूव कर नहीं रहे, सबकी स्पीड अलग अलग होती है। तो अगर मेरे पास n गैस मॉलिक्यूल्स हैं, एक की स्पीड है v1, एक की v2, एक की vn, तो उन सबको स्क्वायर करके अरिथमेटिक मीन लो और अंडर रूट लो, उसको हम बोल देते हैं आरएमएस वेलोसिटी ऑफ अ गैस। बिकॉज आपने तीन पढ़ी होंगी ना, मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज और आरएमएस। यस सर। तो ये आरएमएस वेलोसिटी का मतलब होता है। डायग्राम बना लो ये वाला, फिर लिखते हैं इसको। रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन so we can write radius of gyration is that distance. Radius of gyration is that distance from axis of rotation where if whole mass of the body is concentrated, where if whole mass of the body is concentrated in the form of point mass, it will have same moment of inertia as that of the body itself. It will have the same moment of inertia as that of the body itself. For example, if capital M is the total mass and K is radius of gyration, then moment of inertia is I is equal to mk square. I is equal to mk square. Mathematically, if we divide the body into n parts, then moment of inertia is I is equals to, then moment of inertia is I is equals to summation mi ri square, equating two values. ये नोट कर दो। सर जो आपने पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला था वहां से रिपीट कर दो प्लीज। Equal to mk square. If we divide the body into n parts, then moment of inertia is I is equal to summation mi ri square, equating to, फिर ये कॉपी करना। ये स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, स्कूल एग्जाम में आती है, रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला ड्राइव करो। तो क्योंकि टर्म 1 एमसीक्यू है तो टर्म 1 में तो नहीं आएगी। सर स्कूल के एमसीक्यू का लेवल जेई वगैरह का होगा कि थोड़ा नीचे का होगा? अभी लेवल नहीं बताया बोर्ड ने कौन सा आना है, मे बी कुछ दिनों में शायद बता दें।
पर स्कूल में जो मेरे ख्याल से एमसीक्यू आएंगे वो नीट लेवल के आएंगे, जेई लेवल के नहीं देंगे। सर पेपर में एमसीक्यू आई जाने हैं? क्या चीज? सर स्कूल के पेपर में भी एमसीक्यू चल रहे हैं? टर्म 1 तो एमसीक्यू ही होना है, बोर्ड ने तो यही बोला। टर्म 1 मतलब जो भी होने हैं पेपर? टर्म 1 मतलब अभी तक हमने जो पढ़ा है ये टर्म 1 में आना है, और ये नवंबर मिड में पेपर होंगे आपके। तो टर्म 1 जब आपकी हो जाएगी तो टर्म 2 में टर्म 1 का सिलेबस नहीं आना, फिर जो आगे वाला सिलेबस है वो फाइनल मार्च वाले पेपर्स में आना। मतलब आपका पिछले साल वाला सिस्टम नहीं है कि एंड में पूरे साल का सिलेबस आना है। आधा सिलेबस पहले आना है नवंबर के एग्जाम्स में, आधा सिलेबस मार्च वाले एग्जाम्स में। 12th का भी ऐसे ही है, 11th का भी ऐसे ही है। और बोर्ड ने कहा है कि अगर टर्म 2 नहीं हो पाती किसी रीजन से तो टर्म 1 के नंबर ही आगे भी लगेंगे। मतलब किसी रीजन से कि अगर स्कूल खुलता ही नहीं दोबारा, मे बी थर्ड वेव आती है, जो भी होता है, अगर स्कूल दोबारा से बंद हो जाते हैं, बिकॉज काफी स्टेट्स में दोबारा से बंद होने शुरू हो गए हैं, तो बंद हो जाते हैं तो फिर वो टर्म 2 भी एमसीक्यू ही होगा। 12th का भी ऐसे ही है, टर्म 1 एमसीक्यू पक्का है, टर्म 2 का उन्होंने अभी होल्ड पे रखा है कि टर्म 2 अभी हम नहीं बता रहे। बट हाँ, टर्म 2 का इन्होंने इतना बता दिया कि 3 आवर्स का पेपर नहीं होगा, 2 आवर्स का होगा। एमसीक्यू होगा या रेगुलर पेपर होगा वो बाद में बताएंगे। सर पर हमें एंड तक सारा याद भी रखना पड़ेगा, क्योंकि वो पेपर तो सर जेई वगैरह में तो सारा ही कुछ है। हाँ, याद तो मतलब डेरिवेशन से याद रखनी, बाकी तो याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जेई में डेरिवेशंस तो नहीं आती ना। सो नेक्स्ट टाइम करते हैं इसके आगे, इतना रिवाइज करके देख लेना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसका फिजिकल मतलब क्या, और रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। सो कल इसके आगे करेंगे फिर।